हम दलीय व्यवस्था की बात कर रहे थे। हमने समझाया था कि राजनीतिक दल किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में काम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनकी आवश्यकता क्यों हुई, सरकार में उनकी क्या भूमिका होती है, विपक्ष में वो क्या काम करते हैं, जनता और शासन के बीच की जो कड़ी है उसमें वो किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। इन सब बिंदुओं पर हमने बातचीत की और हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि दलीय जो व्यवस्था है वो शासन प्रणाली में, जो शासन का स्वरूप या शासन प्रक्रिया में शासन को चलाने का जो काम करता है, उससे पहले राजनीतिक दल जनता से अनुसमर्थन प्राप्त करके अपने प्रत्याशियों को जनता के सामने रखकर और जनता के द्वारा उनको वोट की ताकत से विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठाकर शासन व्यवस्था में और विपक्ष में राजनीतिक दल काम करते हैं। हमने बात की कार्यपालिका में जो प्रमुख पद हैं, जिनको अस्थायी कार्यपालिका बोली जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका बोला जाता है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद तक, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी एक पार्ट है, और यहां तक बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संवैधानिक प्रधान के रूप में या वास्तविक प्रधान के रूप में, संसदीय प्रणाली वाले देशों में और अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में, सब कमोबेश इसी प्रकार से राजनीतिक दल भाग लेते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। कार्य करते हैं। तो हमारे को स्पष्ट हो जाना चाहिए राजनीतिक दल किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था का वो हिस्सा होते हैं और उन सब में इनकी आवश्यकता क्यों हुई। इन सब बिंदुओं पर हमने विस्तार से इस बात को समझा। आज हम बात करेंगे जो दल प्रणाली है उसके रूप क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं। अनेक देशों में एक दलीय प्रणाली जहां पर एक ही दल शासन व्यवस्था का हिस्सा रहता है और उसमें बहुत छोटे स्तर, बहुत कम मात्रा में दूसरे छोटे छोटे दल हो सकते हैं, लेकिन एक दल की ही प्रधानता रहती है। जैसे चीन है, क्यूबा है, पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व युगोस्लाविया है, अल्बानिया है, आदि अनेक ऐसे साम्यवादी राष्ट्र जहां पर साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल एक दल के रूप में जनता के समक्ष विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करता है। जनता के सामने ज्यादा विकल्प नहीं होते और उसी दल की शासन व्यवस्था या संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में उसका बोला बाला रहता है। तो इस दृष्टि से एक दलीय जो प्रणाली है उसकी अगर अच्छाई की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि अनेक विचारक ये कहते हैं कि एक दलीय प्रणाली होने से सुदृढ़ शासन, मजबूत शासन और एक पक्षीय सरकार बन जाती है, कोई विरोध की स्थिति नहीं होती। जो शासन
का जो स्वरूप रहता है वो इतना मजबूत रहता है कि वो अपने ढंग से देश में नीतियों को निर्माण कर सकता है, नीतियों को क्रियान्वित कर सकता है। उसको कोई दूसरे दल के साथ उसका टकराव नहीं है, टकराव भी नहीं है और उसको कुछ चुनौती देने वाला दूसरा दल भी नहीं है। यहां तक कि जनता की तरफ से भी कोई इस तरह की टकराव की स्थिति या उसके कार्यों को रोकने की स्थिति नहीं आती, इसलिए वो मजबूत तरीके से शासन संचालित कर सकता है। ऐसे एक दलीय व्यवस्था के जो समर्थक विचारक हैं वो कहते हैं कि जहां एक दलीय व्यवस्था है वहां आर्थिक विकास जो है वो अधिक तीव्र गति से होता है, वहां पर दलीय अनुशासन रहता है। एक दल की प्रधानता होने का दलीय पदाधिकारी हैं उनमें कठोर अनुशासन पाया जाता है और उस अनुशासन की अनुपालना में वो रहते हैं और इसके कारण जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता है, उसका भाव भी एक दलीय व्यवस्था वाले राष्ट्रों में रहता है। ये बात ही एक दलीय व्यवस्था के पक्ष के विचार, जो एक दलीय व्यवस्था की जो अच्छाई है उसके संबंध में हमने बात की कि एक दलीय प्रधानता, एक दलीय व्यवस्था के कारण सुदृढ़ शासन होता है, दलीय अनुशासन कठोर होता है, आर्थिक विकास में अधिक सहायक रहता है, अधिक गति से आर्थिक विकास देश में होता है, राष्ट्रीय एकता में, नेशनल इंटीग्रेशन में भी एक दलीय प्रभुता का प्रभाव है। अनेक विचारक ये कहते हैं कि इसके कई दोष हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। एक दलीय प्रधानता होने का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो समाप्त हो जाती है। एक दलीय प्रधानता होने के कारण दूसरे लोग बोल नहीं पाते, अपना विचार नहीं रख पाते, नए राजनीतिक दल का निर्माण नहीं कर सकते। यहां तक कि जिस साम्यवादी पार्टी में जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनमें भी अगर उनकी नीतियों को लेकर मतभेद होता है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, उस दल को छोड़ते हैं, अपने स्वतंत्र विचार वो नहीं रख सकते। इस दृष्टि से एक दलीय व्यवस्था का ये बड़ा दोष है। खास बात इसमें विपक्ष का भाव है, जबकि दलीय व्यवस्था का ये आवश्यक गुण है कि विपक्षी दल होना चाहिए, नहीं तो शासन का जो तंत्र है, जो शासन या सत्ता में जो दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, वो अधिनायक वाली हो जाएगी। और विपक्ष अगर होगा तो निश्चित रूप से वो शासन की नीतियों को और अधिक इफेक्टिव तरीके से क्रियान्वित करेगा। उसको डर रहेगा कि उसकी आलोचना करने के लिए कोई बैठा है, सदन में भी बैठा है और जनता के बीच में भी बैठा है। क्योंकि विपक्ष अगर होता है तो जो भी राजनीतिक दल शासन में है उसको सदैव ये डर रहता है कि हमारे कार्यों की जवाबदेहिता तय होगी, जनता के स्तर पर भी और विपक्ष के स्तर पर भी। विपक्ष में जब दूसरे राजनीतिक दल होते हैं वो इकट्ठे होकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में उस दल की जो शासन में है उस दल की आलोचना करते हैं और यहां तक कि उन आलोचनाओं को जनता के स्तर पर लेके जाते हैं, जनमत तैयार करते हैं उसके विरुद्ध में। शासन में जो दल है उसके विरुद्ध में लोकमत तैयार होता है कि अमुक नीति में शासन की ये कमजोरियां रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्ट पार्लियामेंट से पारित होगा तो जो शासन का जो दल है वो उस एक्ट की अच्छाइयों के बारे में बात करता है और उस एक्ट में जो कमियां हैं उसको वो विपक्ष उजागर करता है। जैसे अभी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हो गया,
राष्ट्रपति की सहमति मिली, लेकिन तमाम विपक्षी दल उस एक्ट की कमियों को जनता के बीच में पहुंचा है। तो दोनों पक्षों की जवाबदेहिता तय है और फिर उसका रिजल्ट जनता देगी। जो विपक्षी दल है उसमें सारी कमियां बता रहे हैं, उसके एक एक बिंदु पर वो आलोचना कर रहे हैं, और जो पक्ष है, जो सत्ता में जो दल है, वो उसकी पक्ष में अपनी बात रख रहा है। तो हमारे को ये समझना होगा कि विपक्ष का अगर अभाव हो जाएगा तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। एक दलीय व्यवस्था का ये दोष। इसी प्रकार तानाशाही, एक दलीय व्यवस्था में एक खतरा रहता है कि शासन व्यवस्था में अगर एक ही दल, जनता के सामने एक ही विकल्प है, तो निश्चित रूप से शासन तंत्र अधिनायकवादी हो जाएगा। उसकी शक्तियों को सीमित करने वाला कोई निकाय नहीं होगा, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होगा या अन्य कोई संस्था नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अधिनायकवादी स्थिति आ जाएगी। इसलिए एक दलीय व्यवस्था का ये दोष है कि उसमें अधिनायकवाद पनप जाता है। इसी प्रकार जो प्रगतिशील विचार है, जो अच्छे सुझाव जनता के पक्ष से या अन्य लोगों के द्वारा, उनका अभाव रहता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सदन में जब एक ही दल की प्रधानता है, जब एक ही दल है, तब दूसरे लोगों के विचार कौन प्रकट करेगा? दूसरे पक्ष के विचार जब